हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। अब जो है हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा छठा है वो कह रहा है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। ठीक। तो अब इसमें क्या है, दोनों के बीच में क्या है, हमें विभेद बताना है, यानी कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पे आप जाके इसे देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या है। ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। क्योंकि देखिए, जो मान लीजिए कि जो कायिक जनन है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। तो कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भी अलैंगिक जनन की भांति ही अर्धसूत्री विभाजन या फिर विविधता नहीं पाई जाती है। जैसे कि इसमें जैसे मान लीजिए कि जो कायिक जनन है इसमें से क्या होता है। कायिक जनन में मैंने आपको बताया कि दो विधियां होती हैं कायिक जनन की, एक कृत्रिम और एक क्या होती है, प्राकृतिक। एक कृत्रिम मैंने बताया था और दूसरी प्राकृतिक बताया था। तो इनमें भी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस डिवीजन होता है, ये नहीं पाया जाता है। इसमें भी जो संतति होती है, यानी कि जो मात्र प्लांट से संतति बनती हो, वो जीव आकारिक व आनुवांशिक रूप में जनक के समान ही होती है। इससे पहले मैंने अलैंगिक जनन के बारे में बताया था, इसीलिए इसे अलैंगिक जनन का प्रारूपिक भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। अब देखिए, यहाँ पर कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको पूरा लिखना है, जो मैंने इसके पीछे वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं चैप्टर से आपके वही टॉपिक आपको बताऊंगा वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, जितने सारे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आपके बुक से ही, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन हैं। ये सारी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है पीछे। तो आप कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, उसकी विधियां आपको वहाँ पे लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। सारी उसके कायिक प्रवर्धन में कौन कौन सी विधि होती हैं, कौन विधि किस में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें लिखना है। इसमें क्या करना है, कोई दो उपर्युक्त उदाहरण देना है। दो उपर्युक्त उदाहरण इसके देना है, आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे अ, आपका आलू हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, ये सब क्या है, कायिक प्रवर्धन ही है। अब अगला क्वेश्चन है कि अपनी जटिलता के बावजूद, सॉरी, 8वां नंबर क्वेश्चन पहले लिखना है, 7वां हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या करें। देखिए, यहाँ पे व्याख्या करना है आपका, पॉइंट में कुछ दिया है, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। देखो, जो किशोर चरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं इसे, जुवेनाइल फेज। इधर देखते हैं, जो किशोर चरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज है। फिर इसके बाद हमारा आता है जनन प्रवस्था या प्रजनन प्रवस्था, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, एफ पी एच ए एस ई, रिप्रोडक्टिव फेज।
फिर तीसरा जो आता है वो जीर्ण अवस्था आती है हमारी, जिसे हम लोग सेनिसेंट फेज बोलते हैं। सेनिसेंट फेज। ये 3 फेज के बारे में हमें व्याख्या करना है, ये शायद मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया। तो देखिए, जो किशोर अवस्था होती है, जुवेनाइल फेज होती है, उसे हम लोग जन्म से जनन के बीच की अवस्था मानते हैं। जैसे जन्म हुआ, किसी का बर्थ हुआ, ठीक है, जैसे किसी चीज़ का क्या हुआ, किसी भी जीव का जन्म हुआ, यहाँ से जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक, सॉरी, जन्म से लेकर के उसके जनन की अवस्था तक के बीच को हम लोग बोलते हैं किशोर अवस्था, यानी कि जुवेनाइल फेज। ये जन्म से लेकर के इसके जनन अवस्था तक क्या बोलते हैं हम इसे, जुवेनाइल फेज या किशोर अवस्था। ठीक। अगला क्या था, जनन अवस्था है। अब जनन अवस्था क्या होती है, देखिए, जनन अवस्था जो है, ये पादपों में हम बात कर रहे हैं, पादपों में यह जो अवस्था है वो पुष्पों के प्रकट होने के साथ प्रारंभ होती है। हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, उसकी जनन अवस्था जो है, जब पौधे में प्लांट्स लगते हैं तब से प्रारंभ होती है। और जैसे जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में किशोर अवस्था के अंत से शुरू होकर के जीर्ण अवस्था तक पहुँचने की अवस्था है, जीर्ण अवस्था तक पहुँचने की अवस्था होती है। और पौधों में क्या है कि जैसे ही पौधों में पुष्प आ जाते हैं तब इसकी हम बोलते हैं इसे जनन अवस्था, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। अब तीसरा आता है सेनिसेट सेनिसेंट फेज, यानी कि जीर्ण अवस्था। यह जनन अवस्था के बाद की अवस्था है। जैसे मान लीजिए, इसके पहले कौन सी अवस्था थी, जनन अवस्था थी, उसके बाद की जो अवस्था होती है वो जीर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में जो होता है कि शरीर में मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, वो धीरे होने लगती हैं, मंद होने लगती हैं। और अंत में क्या होती है कि किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम लोग वृद्धावस्था भी बोलते हैं इसे। ठीक है, सेनिसेंट फेज। ये हो गई आपकी 3, जो था आपका किशोर अवस्था यानी किशोर चरण, प्रजनक चरण यानी रिप्रोडक्टिव फेज, जीर्णा चरण या जीर्ण अवस्था यानी कि सेनिसेंट फेज। अगला क्वेश्चन है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों, या अपनाया है क्यों। देखिए कि जो बड़े जीव होते हैं, पहली बात तो ये आपको जानना है कि अधिकांशतः जीवों में लैंगिक जनन होता है, अधिकांशतः, अधिकांशतः जीवों में लैंगिक जनन होता है। ठीक। अब जो है कि जो लैंगिक जनन द्वारा ये जीव क्या होते हैं, अपनी जो संतति होती है इसको निरंतरता बनाए रखते हैं। इससे जाति में विविधता भी उत्पन्न होती है। जाति में विविधता उत्पन्न होगी तो और नए किस्म के जीव भी पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। इसलिए क्या होता है कि जो भी बड़े जीव हैं या छोटे जीव हैं, सभी में लैंगिक प्रजनन को अपनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी कि अंतर्बद्ध होते हैं। ठीक है। देखो, पहली बात तो है व्याख्या करके आपको बताना अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस, और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। ध्यान से इसे देखिए, हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ, मियोसिस, और गैमिटोजेनेसिस। अभी ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्याय में, गैमिटोजेनेसिस सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको समझना क्या, जो अब देखिए कि क्या है कि जो युग्मक जनन होता है, ये 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो युग्मक जनन होता है इससे 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर एवं मादा। ये तो आपको पता है कि चाहे वो नर में होगा तो उसमें गैमिटोजेनेसिस होगा तो नर युग्मक बनेगा, और मादा में होगा तो मादा युग्मक बनेगा। ठीक है।
तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है, इसमें से दो युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। नर में होगा तो नर युग्मक, मादा में होगा तो मादा युग्मक बनेगा। अब जो है पहली बात तो ये क्या होंगे, जो युग्मक होगा अगुणित होते हैं। अगुणित जो भी होता है यानी कि इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है। जो गैमेटोजेनेसिस होती है इसमें जो युग्मक का निर्माण होता है, फिर एक युग्मक से इसमें कि समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन से जो युग्मक जनक होता है, जो युग्मक जनक होता है यानी कि गैमीट्स का पेरेंट्स जो होता है, जिससे युग्मक दूसरे युग्मक बनते हैं, उसमें समसूत्री विभाजन होता है और उससे युग्मक का निर्माण होता है। अब जो है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनक जीव क्या होता है, द्विगुणित होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ या बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि जिनमें जो जनक होता है वह द्विगुणित होता है। इसलिए कि द्विगुणित जीव अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित युग्मक बनाते हैं। जैसे कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें गैमीट्स क्या होगा, अगुणित होगा। गैमीट्स क्या होगा, अगुणित होगा यानी कि एन होगा। कुछ में क्या होगा, 2n होगा। तो जिनमें n होता है उनमें समसूत्री विभाजन होगा, और जहाँ पे 2n है वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्यों? अब एक जगह पर देखिए, इसे फिर से देखते हैं। कुछ जनक होंगे ऐसे जिनमें क्या होगा, जो युग्मक निर्माण होगा वो n मतलब क्या है, अगुणित होगा, अगुणित होगा। और कुछ जनक में क्या होगा, 2n होगा यानी कि द्विगुणित होगा। लेकिन इसमें से जब युग्मक का निर्माण होगा तो इसमें देखिए जो n है यानी अगुणित, तो ये पहले से ही है, तो इसमें कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और जो 2n है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी इसमें मियोसिस होगा, इसमें माइटोटिक होगा। तो जब इनसे युग्मक का निर्माण होगा तो वो भी युग्मक जो समसूत्री विभाजन के द्वारा बना वो भी अगुणित होगा, और जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा वो भी अर्ध अगुणित युग्मक ही होगा। चाहे वो जिसमें हो, चाहे अगुणित में हो चाहे द्विगुणित में हो, युग्मक का निर्माण जब होता है तो जो युग्मक बनता है वह युग्मक कैसा होगा, एन ही होगा, वो अगुणित ही होता है। ये आपके क्वेश्चन थे। अब जो है कि हम लोग इतने सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात ये है कि आप लोग कुछ रिस्पांस दीजिए, आपको भी कुछ रिस्पांस देना होगा। लाइक जैसे आप लोग वीडियो को देखते हैं तो उसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप, अगर कुछ उसमें आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पांस होती हैं। इससे मेरा कुछ वैसा नहीं है कि आप लोग अगर कुछ लाइक करेंगे तो मेरा भी क्या होगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से वीडियो आपको बनाऊंगा रेगुलर, ठीक। तो आपको इससे क्या होना है कि कमेंट करना है, लाइक करना है और साथ साथ शेयर भी करना है, ताकि जो लोग वीडियो के हकदार हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है अभी इस समय पर, उसके पास तक ये पहुँचे। और वो कैसे पहुँचेगा, आप लोग जब शेयर करेंगे एक दूसरे के पास तभी पहुँचेगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के देखिए और उसे शेयर भी कीजिए सभी के पास, जितने भी आपके जानकार में हैं सभी लोग, सबके पास शेयर कीजिए। अब जो है हम लोग इसमें कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो है कि यहीं तक है, और जो है कि आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी ढिलाई मत कीजिए। आपका एग्ज़ाम हो अथवा ना हो, आप, मैंने आज से नहीं बहुत पहले से ही आपको बताया हूँ कि आप एग्ज़ाम
के बेस पे मत पढ़िए कि हमें एग्ज़ाम होगा तो हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। आखिर आपको आगे भी तो करना है। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं, सोच रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं पढ़ते हैं, फिर आगे कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आप पढ़िए, अपने एंट्रेंस के लिए पढ़िए। जो भी कुछ करना चाहते हो तुम, चाहे बीएससी करना चाहते हो या बीएससी बायोलॉजी से, बीएससी ऑप्टोमेट्री से, या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं जो लोग, या नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें काम आएंगी आपकी, जो भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम होगा तो पढ़ेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर तो लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर से लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा। अब इसमें क्या हो रहा है भाई कि बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। कभी 10 दिन के बाद एग्ज़ाम की डेट दी जा रही है, कभी पोस्टपोन करने की बात की जाती है, कभी प्रमोट करने की बात की जाती है। जो है सही सही या एक तरीके से नहीं बताया जा रहा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब इसमें जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें भी बहुत सारी परेशानियां होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो, कुछ लोग कह रहे हैं ऑफलाइन हो। अब अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, अधिकतर ऑनलाइन के सपोर्ट में है, तो अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो सभी स्टूडेंट्स के पास, किसी के पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो लोग कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे? तो सारी परेशानियां हैं, इसलिए आपको पढ़ाई अपनी नहीं बंद करना, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे एग्ज़ाम ना हो। तो अब अगर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके जो आने वाला वीडियो उसमें हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें आपके सारे एग्ज़ामों के लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम, ना ही कोई किसी भी प्रकार का तनाव लेगा, किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आराम से आपको अपना हेल्थ का भी केयर करना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं लेगा, ना ही किसी से डरना है।